Hello friends, I welcome you all in the YouTube channel Digital School. So in this video we will be discussing about chapter number 1 Physics NCERT. Okay, so this is our first video and chapter number 1 Physical World. ठीक है, तो हमारा चैनल है डिजिटल स्कूल, उसकी पहली वीडियो है। उससे पहले मैंने 11th क्लास का फिज़िक्स आपके साथ डिस्कस किया था और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 11th का। ठीक है, उसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको जनरली मिलेगी 6 to 12 तक की वीडियोस, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, प्लस जेई और नीट को हम भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, तो हमारा चैनल का नाम है डिजिटल स्कूल न्यू वे ऑफ लर्निंग। तो चैप्टर नंबर 1 है, सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1। देखो इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो ये फिजिकल वर्ल्ड मतलब फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है। जो चैप्टर होगा उसका हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, प्लस जितने भी हमारे जो एनसीईआरटी में सिलेबस में जो चैप्टर दिए हैं उसमें एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उस एग्जाम्पल को कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं किसी भी चैप्टर के पीछे, मतलब चैप्टर की थ्योरी के जस्ट बाद, समरी के बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है नोट्स एंड पीडीएफ की। नोट्स और पीडीएफ, देखो जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो तो आपको किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, बट हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कहाँ मिलेंगे वो आपको हम जल्दी बता देंगे। ठीक है, जल्दी हम आपको या तो लिंक में या उसका कुछ प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे आपको ये जितनी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ल्ड। शुरू करते हैं। देखो फिजिकल वर्ल्ड अभी तक आपने 10th क्लास में देखा था, मतलब 10th क्लास तक हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था साइंस। उसके अंदर हम पढ़ते थे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, बायोलॉजी, मतलब एक कलेक्टिवली हम उन सबको पढ़ाई किया करते थे। बट 11th क्लास में क्या हुआ कि फ़िज़िक्स नाम से एक पूरी बुक हमें मिल चुकी है। तो फिज़िक्स नाम की एक पूरी बुक है हमारे पास। इट मीन्स फिज़िक्स की इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है 11th क्लास में। ठीक है, तो एक्चुअली में ये फिज़िक्स वर्ड है क्या, इसका मीनिंग क्या है। ये चैप्टर हमें वैसे तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिज़िक्स की 11th को स्टार्ट करने के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, बट इसको पढ़े बिना आप क्वेश्चन को फील नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो सबसे पहला बात आती है व्हाट इज़ फिज़िक्स। एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जितना भी मैंने इसमें मटेरियल इंक्लूड किए है वो सभी एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही जो एनसीईआरटी की थ्योरी है उसी कोई 100% ट्रू मानते हुए एग्ज़ाम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो एनसीईआरटी ओरिएंटेड सिलेबस हम इंक्लूड करेंगे। सो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है। देखो फिज़िक्स एक टाइप की, सिंपल वर्ड में देखा जाए तो फिज़िक्स एक नेचर है। आप कहीं पे भी देखिए, यू कैन सी अराउंड द वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ फिज़िक्स। नाउ यू आर सिटिंग ऑन द बेड, इज़ द फिज़िक्स। फैन इज़ मूविंग, दिस इज़ फिज़िक्स। ठीक है, 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने, उससे फिज़िक्स क्या होती है वो इजीली डिस्कस किया था। देखो फिज़िक्स इज़ साइंस। मैंने आपको बताया था फिज़िक्स साइंस का एक पार्ट है। फिज़िक्स इज़ साइंस टू अंडरस्टैंड द नेचर। नेचर को समझना ही तो फिज़िक्स है। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ, कोई भी वीडियो है वो 15 या 20 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, जिससे आप कम बोर ना हो। ठीक है, 15-20 मिनट में उससे ज़्यादा होती है तो बच्चा लगभग बोर हो जाता है। तो मैंने 15 से 20 मिनट में एक वीडियो बनाता हूँ, उसके पार्ट्स आते रहेंगे, आप उस हिसाब से उसको देखते रहेंगे। अरेंज तरीके से मैं आपको बता दूंगा कैसे पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो फिज़िक्स के एक साइंस है टू अंडरस्टैंड द नेचर। अगर आपको फिज़िक्स पता होगी तभी आप नेचर को समझ पाएंगे कि हमारी अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रही है, सीज़न कैसे होते हैं, मतलब 24 आवर का डे क्यों होता है, वो सब चीज़ें आप फिज़िक्स से ही समझ सकते हैं। देखो जो वर्ड है ये साइंस, ये कहाँ से आया था। द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। इसका मीनिंग होता है टू नो, मतलब जानना। कि फिजिक्स का मतलब ही क्या होता है, जानना। अब देखो ये तो था लैटिन वर्ड, अब आता है संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड अरेबिक वर्ड इल्म। इसका मीनिंग भी क्या होता है, नॉलेज, नॉलेज। ठीक है, देखो आप जैसे भी आप डेली लाइफ में फिजिक्स के बिना आप रह ही नहीं सकते, मान के चलो। देखो क्या होता है, सुबह उठते हो आप, सुबह उठते ही हमारी ज़िंदगी में फ़िज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल शुरू हो जाता है। कैसे, सुबह उठने आपने ब्रश किया, ब्रश जो बनता है वो भी तो एक टाइप से फिज़िक्स है। पंखा चलाते हो ये भी फिज़िक्स है। एसी चलाते हो ये भी फिज़िक्स है। जो बाहर आप रोशनी देखते हैं, सूरज की रोशनी, वो भी फिज़िक्स से आती है।
स्पीड ऑफ लाइट, वो सब फिजिक्स में ही तो पार्ट है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन। ठीक है, क्योंकि साइंस है वो फिजिक्स के बिना कुछ भी नहीं है, और मैथमेटिक्स भी फिजिक्स का कह सकते हो एक पार्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स के थ्रू ही हम फिजिक्स की जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसको प्रूव करते हैं कि फिजिक्स में जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने किए हैं वो सक्सेसफुली ऑब्जर्व हुए या नहीं, उसके लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए किसी साइंटिस्ट ने कहा है फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन। देखो इस चैप्टर में हमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें बस बेसिक पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंस इज ए, अब देखो जो किताब की डेफिनेशन है वो क्या है, साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच एट डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। कहने का मतलब है साइंस क्या है, जो नेचर में कुछ भी हो रहा है उसको डिटेल से समझना। ठीक है, उसको डिटेल से ऑब्जर्व करना। साइंस जैसे नेचर में कुछ हो रहा है उसको समझने के लिए हम उसके ऑब्जर्व करते हैं उसको, उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब फिजिक्स का ही तो पार्ट है, वो सब साइंस ही तो है। ठीक है, अब देखो द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, देखो सबसे पहला लिखा है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। देखो आप किसी भी वस्तु को देखते हो, किसी भी, जैसे मान लो आपने कुछ भी देखा बाहर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको देखोगे, मतलब ऑब्जर्व करोगे उसको। ऑब्जर्व करने के बाद होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट करने पे आपको पता चलेगा कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब आप अपनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का इस्तेमाल करोगे किसी भी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट को श्योर या अनश्योर करने के लिए। उसके लिए मैथमेटिक्स मॉडलिंग की जरूरत पड़ती है, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है कि वेरीफाइड करो, और फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी, मतलब या तो थ्योरी वो सही है या फिर थ्योरी गलत है। Speculation and conjecture also have a place in science, but ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observations or experiments. देखो आप आगे पढ़ोगे, कितने जो लैब होती है, लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ करते हैं, बट वही एक्सपेरिमेंट हम उसको एक्सपेरिमेंट को हम वैलिड करते हैं जो साइंटिफिकली ट्रू होते हैं, जो वेरीफाई होते हैं। समझ में आई बात आपको। देखो एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो ये साइंटिफिकली वेरीफाइड है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए हमने इसको माना है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये वेरीफाइड है, साइंटिफिकली वेरीफाइड है ये। तो फिजिक्स के किसी भी एक्सपेरिमेंट को हमें श्योर करने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर उस थ्योरी को कह सकते हैं कि ये थ्योरी वेरीफाइड है। आई बात समझ में। उसके बाद वो थ्योरी फिजिक्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है। फिजिक्स एज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। ये वही डेफिनेशन है जो यहाँ लिखी है। ठीक है, जो लिखने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर नेचर के जितने भी बेसिक लॉज हैं नेचर के, वो हम सब स्टडी करते हैं। आई बात आपको समझ में। तो कोई पहला चैप्टर है और आप 10th क्लास से आते हैं, तो आपके लिए फिजिक्स एक नया सब्जेक्ट हो सकता है, बट ये मान के चलें आपको फिजिक्स को फील करना होगा, तभी आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट देखो, 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। देखो यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या है। देखो रिडक्शन का मतलब तो सिंपल समझ में आता है कि किसी चीज़ को रिड्यूस करना। यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को यूनिफाइड करना। देखो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको यूनिफिकेशन क्या होता है। देखो सबसे पहले आता है न्यूटन। न्यूटन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने दिया था लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। कैसे दिया था, इनके ऊपर एप्पल आकर गिरा था, फॉल ऑफ एप्पल टू द ग्राउंड। उसके बाद इन्होंने कहा था कि ग्रेविटेशन नाम का कोई फोर्स होता है। आई बात समझ में आपको। बट एक न्यूटन के इसी लॉज से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो, मतलब कि वो वेरीफाइड हुए हैं। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से बहुत सारे लॉज वेरीफाइड हुए हैं। देखो द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून है ना वो सन अर्थ के अराउंड जो मोशन करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, वो भी ग्रेविटेशन के कारण होते हैं। अभी आप नहीं समझेंगे क्यों होते हैं। देखो जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स है और मून के अंदर भी कुछ ग्रेविटेशन फोर्स हैं। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जिनके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं और रेवोल्यूशन चलता रहता है। ये सब भी ग्रेविटेशन न्यूटन ने ही दिया था। ठीक है, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड किसी भी प्लैनेट का मोशन, वो भी ग्रेविटेशन का एक एग्जाम्पल है। कहने का मतलब एक न्यूटन ने अपने एक लॉ से कई चीज़ें डिस्कस की। समझ में आई बात आपको। न्यूटन ने, मतलब देखो मैं समझाता हूँ यूनिफिकेशन का एक सिंपल से मिनी भाषा में। नहीं, न्यूटन ने लॉ दिया ग्रेविटेशन का,
इस ग्रेविटेशन से हमें मीनिंग पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट तो ज़मीन पे क्यों गिरती है। उससे हमें पता चला मून हमारे अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व करता है, ठीक है। इसी एक सिंपल लॉ से हमें पता चला कि सन के अराउंड प्लैनेट कैसे मोशन करते हैं। मतलब एक लॉ से कई सारे लॉज बनाना यूनिफिकेशन है। आई बात समझ में आपको? एक एग्जांपल और देखते हैं, बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो मैक्सवेल है, इसने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया था। इन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना दिया। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी इन्होंने दी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी मैक्सवेल ने बताया। मतलब एक मैक्सवेल की इक्वेशन से हम 4 अलग अलग इक्वेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। मतलब एक मैक्सवेल की इक्वेशन से 4 चीज़ों को पढ़ना, मतलब 4 अलग अलग लॉज को पढ़ना यूनिफिकेशन है। आए बात समझ में? तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, वो कौन कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये हम सब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी मैक्सवेल ने बताया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी मैक्सवेल ने बताया, मैग्नेटिज्म भी मैक्सवेल ने बताया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी मैक्सवेल ने बताया। सो दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। ओके, कहने का मतलब किसी एक लॉज को बना देना, उसको मतलब कह सकते हो आप एक यूनिवर्सल लॉ को बना देना और उसके अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग हम उसके अलग अलग और भी बेसिक सब ब्रांचेस बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जो रिडक्शनिज्म है वो क्या होता है। देखो सिंपल से, ए रिलेटेड एफर्ट इज टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरैक्शंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट्स। देखो फिजिक्स है, साइंस में बड़े बड़े हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को किसी सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट करना ही रिडक्शनिज्म है। इट इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ फिजिक्स। देखो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर को पढ़ सकें, इसलिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और हर एक टुकड़े का हम स्टडी करते हैं। तो ये पॉसिबल है रिडक्शन के कारण। ओके, सिंपल सा पॉइंट था, ठीक हो। अब बात आती है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्या स्कोप है फिजिक्स का? फिजिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअल में? ये सब तो ठीक है, नेचर में हमारे फिजिक्स है, हमने जानना है, पर जानना क्यों हमें फिजिक्स को? ऐसी क्या इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की? अगर फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो चीज़ है। देखो ये हमारी इस जो सेशन है उसकी लास्ट स्लाइड है, उसके बाद कल हम देखेंगे उसको डिटेल से। थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। देखो मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो मीन्स होते हैं स्मॉल मतलब छोटा, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा मतलब लार्ज। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमेना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। देखो मैक्रो मीन्स होते बड़े चीज़ों की बात करते हैं हम। लेबोरेटरी है, उसमें हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी बात करेंगे जो हम देख सकते हैं आसानी से, मतलब हमें विजिबल है अपनी आंखों से। टेरेस्ट्रियल बॉडी मतलब स्टार हो गया, सन हो गया, मून हो गई, ये टेरेस्ट्रियल बॉडी होगी। एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में भी जो हम चीज़ें आंखों से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो सब है मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना। उसके बाद आता है माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल। क्या हम एटम को देख सकते हैं? नहीं। मॉलिक्यूलर को देख सकते हैं? नहीं। तो जो छोटी छोटी फिनोमिना है जैसे एटॉमिक फिनोमिना, एटॉमिक फिनोमिना, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर, ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आता है। देखो क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विद माइक्रोस्कोपिक। क्लासिकल क्या होता है? जो अपने जैसे पुराने गाने होते हैं उसको हम क्लासिकल सॉन्ग्स बोलते हैं। इसी तरह मैक्रोस्कोपिक मीन्स जो पुराने के टाइम में हम बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके ऊपर काम करते थे, बट आज के टाइम में देख सकते हैं आप नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऑप्टिकल फाइबर आ चुका है, ब्रॉडबैंड आ चुके हैं, मतलब वो माइक्रोस्कोपिक का पार्ट है। तो क्लासिकल फिजिक्स है उसको ही हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब माइक्रोस्कोपिक के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये वीडियो है, हम इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, तो ये पहला पार्ट रखते हैं। उसके बाद कल दूसरे पार्ट में हम इसको आगे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स की हमने स्टार्ट की है। आज पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ बेसिक देखा और आगे 1-2 पार्ट में हम इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देंगे। मतलब टोटल 1 घंटे का ये लेक्चर है पहला चैप्टर। उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी एग्जांपल और पीछे क्वेश्चन दिए सब कुछ पढ़ेंगे। बट आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि कोई भी जो नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। सो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको कब चाहिए, कैसे चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म मुझे सजेस्ट करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।